नमस्कार स्टूडेंट्स कल अपने जो पहली क्लास प्रारंभ की थी उसमें अपने गेस्टाल्टवाद के बारे में समझ रहे थे। तो आज भी मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ उसको, और फिर अपने आगे बढ़ते हैं कल की क्लास को। जहाँ से अपने छोड़ा था वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, कल अपने जो गेस्टाल्टवाद था उसको शुरू किया था। गेस्टाल्टवाद, जैसा कि अपने इसके बारे में जानकारी हासिल की थी कि एक जर्मन शब्द है, और जर्मन के ही एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं वर्दीमर। उन्होंने इस शब्द या संप्रदाय को मनोविज्ञान के अंदर लेकर आए थे। और जो गेस्टाल्ट शब्द लिखा हुआ है आपके सामने, इसके बारे में मैंने आपको कहा था कि ये गेस्टाल्ट शब्द भी अपने आप में कुछ ना कुछ छुपाए हुए है। अब क्या छुपाए हुए हैं, यानी अगर अपने इसको आज अपने वही तो समझना है कि इसके अंदर क्या छुपाए हुए हैं। यानी इसके अंदर जो गेस्टाल्टवाद के थ्योरी के जो सिद्धांत थे वो छुपे हुए हैं। इस शब्द का जो अर्थ है वो जर्मन भाषा के अंदर अगर अपने देखें तो वो मैंने आपको बताया था कि इसका अर्थ होता है पूर्णाकार, समग्राकृति, या फिर अपने ये भी कह सकते हैं संपूर्ण। तो जो इसके सिद्धांत थे वो भी कुछ ऐसा ही अपने को बताएंगे। जो सारे के सारे सिद्धांत हैं वो व्यवहारवादियों के जो सिद्धांत था, जैसे आपने कल पढ़े थे, उसमें पावलोव का सिद्धांत था, स्किनर का सिद्धांत था। तो उन सिद्धांत जो चार अपने मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत पढ़े थे, उन सिद्धांतों के उन्होंने खारिज करते हुए बताया कि अधिगम केवल और केवल जो व्यवहारवादियों ने सिद्धांत बताया है उसी से ही नहीं होता, बल्कि गेस्टाल्टवाद के अनुसार भी जो इन्होंने सिद्धांत बताए, आगे जाकर जो इन्होंने एक प्रयोग भी किया था जो सुल्तान नामक चिंपांजी पर, उसके द्वारा विसिद्ध किया कि संज्ञानात्मक या चेतन प्रयास भी जो होते हैं, या चेतना भी है, जो संज्ञान भी है, वो भी अधिगम में पूर्णतः मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसी चीज़ को आज अपने इनके सिद्धांतों से ही समझेंगे, और आगे जब इनका प्रयोग भी समझेंगे तो पूरी की पूरी जो बात है आपके क्लियर हो जाएगी। तो अपने स्टार्ट करते हैं। ये तो कल जो मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट स्लाइड में वही था। तो अब अपने देखिए जो इनको समझने जा रहे हैं, अभी जो आगे आपके सामने भी स्लाइड खुली है, उससे पहले मैं एक स्लाइड दिखाता हूँ आपको। ये था अपने कल जो गेस्टाल्टवाद का परिचय जब प्राप्त कर रहे थे, तो उसमें मनोविज्ञान संप्रदाय की स्थापना जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, जर्मनी में हुई थी। किसने की थी? मैक्स वर्दीमर ने की थी। कब की थी? 1912 में की थी। अब उसके बाद जो अपने आज का जो विषय है अपना, ये है विषय वो कि हमने गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत पढ़ने, क्योंकि कल हमने जब छोड़ा था तो उसको हमने इसकी विशेषताओं तक किया था। आज जो गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत, अब देखिए जो गेस्टाल्ट शब्द मैंने अभी आपको दिखाया था, आपको अभी जो स्पेलिंग लिखी हुई थी GESTALT, तो उसमें सबसे पहला जो शब्द है, आपने जी शब्द पढ़ा था। तो अगर अपने देखें कि जी शब्द जो है, वैसे तो आपको मैंने दिखाया था, अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए इसके अंदर जी शब्द यहाँ से अगर अपने देख पा रहे हैं, एक मिनट, ये देखिए जी शब्द यहाँ से अगर आप देख पा रहे तो यहाँ खाली है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या देख रहे हैं, हम इसको ये मान रहे हैं कि ये जी है। ठीक है, तो इस जी के अंदर क्या छिपा हुआ है? ये जो पहला सिद्धांत जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाला जो सिद्धांत है, समापन या पूर्ति या क्लोजर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति होता है वो जब भी किसी वस्तु को देखता है तो वो उसके अंदर चाहे खाली स्थान भी हो, चाहे वो रिक्त भी हो बीच में, लेकिन मानव की जो आंखें होती है वो पूर्ण आकार को देखना ही पसंद करती है। जो छोटा बच्चा होगा, अगर अपने उसको ये कहें कि ये क्या है ये बताओ, तो वो ये नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अभी उसका इतना संज्ञान क्या है, विकसित नहीं हुआ है। उसके अंदर संज्ञान विकास नहीं होने के कारण वो इसको नहीं बता पाएगा, इन आकृतियों को नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर आपको मैं ये पूछूं कि ये क्या है, तो आप कहोगे कि ये तो सर एक त्रिभुज है। और अगर मैं ये कहूँ तो ये क्या है, कि आप कहोगे कि ये एयर बैलून है सर। तो इसी प्रकार अगर मैं ये पूछूं आपसे तो आप तो बता दोगे कि ये एक व्रत है। यानी कि ये सब कुछ आप जिस प्रकार से देख रहे हो पूर्ण रूप में, चाहे खाली हैं बीच में, सब देखिए बीच में सब खाली हैं, लेकिन फिर भी आप तो समझ पा रहे हो, लेकिन एक बच्चा नहीं समझ पा रहा है। अब इसके पीछे जो इन्होंने सिद्धांत दिया गेस्टाल्टवादियों ने, वो ये बताया कि जो मानव के नेत्र होते हैं, जो आंखें होती हैं, वो पूर्ण आकार देखना पसंद करते हैं। यदि दृश्य पूर्ण नहीं भी है तो भी अनुपलब्ध दृश्य की जानकारी भरकर पूर्णाकार का अनुभव किया जाता है। तो देखिए पहला शब्द जो गेस्टाल्टवाद को हिंदी में पूर्णाकार कहा जाता है, तो उन्होंने मतलब इस प्रकार से समझाया है कि जो जी भी आपने देखा था, गेस्टाल्ट का जी भी, वो भी पूर्ण नहीं था अगर उस शब्द को अपने देखें तो। लेकिन उन्होंने कहा कि मानव की ये स्वाभाविक आदत है कि वो अपने नेत्रों के द्वारा पूर्ण को ही देखना पसंद करता है, पूर्णाकार का ही अनुभव करता है। तो पहली बात तो ये है
कि इसलिए मानव अधिगम करता है क्योंकि वो पूर्णाकार अपने नेत्रों के द्वारा पूर्णाकार देखता है, और इसीलिए वो जो है अपना किसी भी वस्तु को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी समस्या को जब पूर्णाकार के रूप में देखता है तो उसको समझ लेता है। अब चलते हैं अपने दूसरे सिद्धांत की ओर। तो ये गेस्टाल्टवाद का दूसरा सिद्धांत है जिसका नाम है समीपता। तो प्रॉक्सिमिटी यानी समीपता, इसके अंदर क्या है? अगर मैं सबसे पहले आपसे ये पूछता कि ये क्या है, आप कहते ये तो जैसे अगर देखें सीधे से लाइनें कहोगे आप कि ये सर 6 लाइनें हैं। अब दूसरी रूप में अगर मैं यहाँ से इनको क्लोज कर दूँ, अगर मान लो ये जैसे ऊपर किया हुआ है, तो इसको आप क्या कहोगे? एक सर पाइप है और 3 पाइप भी कह सकते हो, और ये बीच में क्या है? ये रास्ते हैं, आप ये भी कह सकते हो, इनको देखकर बोल सकते हो। और इस पिक्चर को देखोगे आप, ये छोटे छोटे जो बने हुए हैं, तो इनको आप सीधा देख कर कहोगे कि ये कुछ आइकन से बने हुए हैं। लेकिन जब इनको अपने एक साथ देखते हैं, जब इनको समीप ले आते हैं, जैसे कि इनको भी अपने क्या किया कि जब अपने समीपता की तरफ से देखेंगे, वैसे एक एक को देखेंगे तो आपके लिए लाइनें हैं या फिर आपके लिए 3 पाइपें हैं। लेकिन अगर आप समीप लाकर देखोगे अगर इनको, तो आप कुछ और भी कह सकते हो इनके बारे में। इसी प्रकार जैसे कि ये आइकन है, ये दूर दूर हैं तो आइकन नज़र है, लेकिन जब अपने इसको नज़दीक से देखते हैं तो ये अपने को क्या नज़र आ रहे हैं? ये एक ग्रुप बन गया, और अपने इसको क्या कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप बना है, अगर अपने इसको देखें तो जैसे आयत है, ठीक है, या फिर थोड़ा शेप कह सकते हैं कि वर्ग की शेप बन गई है, आप ये कह सकते हो, इनको क्यूब कह सकते हो इसको आप। तो आप बोल सकते हो ना, किस कारण से? क्योंकि यहाँ जो दूसरा सिद्धांत है गेस्टाल्टवाद का वो है समीपता। अब अगर अपने इसको समझना चाहें कि देखिए इसके अंदर आप इस शब्द को देखिए, ई को देखिए, जी के बाद क्या आ रहा है? ई सबसे पहले तो आप पूर्ण को देख रहे हो, पूर्ण में तो आपको क्या लग रही है? ये ई ही है ना, पूर्णाकार के अनुसार तो ये ई लगेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसको थोड़ा सा आंशिक रूप से देखिए, अलग अलग जो धन चिन्ह हैं, ये टुकड़े हैं आइकन से, इनको देखिए, तो फिर आप क्या कहोगे कि हाँ इसमें तो छोटे छोटे ये बने हुए हैं जो आइकन से भी बने हुए हैं। तो लेकिन सबसे पहले जब हमने देखा, ठीक है, तो वो तो हमें ई ही नजर आई ना। तो इसी प्रकार जो मानव के जो नेत्र होते हैं वो पूर्णाकार यानी संपूर्ण को देखते हैं पहले, और फिर जो है वो आंशिक रूप से जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको देखते हैं। जबकि व्यवहारवादी इसके विपरीत कहते थे, वो कहते थे कि पहले मानव क्या करता है? छोटी छोटी इकाई को या आंशिक रूप से देखता है और फिर बाद में जाकर पूर्ण देखता है। लेकिन गेस्टाल्टवादियों ने उसको गलत सिद्ध किया कि नहीं, इंसान तो पहले क्या देखता है? पूर्ण को देखता है, संपूर्ण को देखता है, और उसके बाद ये छोटी छोटी को देखता है। तो अभी अपने जो दूसरा सिद्धांत समझ रहे थे, इसके अंदर ये देखिए आप समीपता, ये क्या कहते हैं कि जो वस्तुएं किसी स्थान अथवा समय में एक दूसरे के निकट होती हैं वे आपस में संबंधित अथवा एक समूह के रूप में दिखती हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि वस्तुएं जो थी ये पहले दूर दूर थी, लेकिन ये आपस में जब संबंधित हो जाती हैं अथवा एक समूह के रूप में हो जाती हैं, तो वो निकट आने पर ही ऐसा होता है कि निकट आने पर हमें ऐसी दिखती हैं। तो पहले हम क्या संपूर्ण देखते हैं? अगर इसको भी मैं देखता तो पहले आप संपूर्ण को देखते, फिर ही आप कहते कि ये छोटे छोटे आइकन हैं, इसमें भी आप पहले संपूर्ण को ही देखते, और फिर ही आप कहते अब इसमें क्या है कि नज़दीक आ गई, नज़दीक आ गई यानी समीप आ गई। समीप आने के बाद प्रॉक्सिमिटी होने के बाद ये हमें कोई ना कोई शेप दे रही है, कोई ना कोई आकार बता रही है, हमारी जो दिमाग की जो समस्या थी, जो परिस्थिति थी, उसको सोल्यूशन कर रही हैं, उस समस्या का हल निकाल रही हैं। तो ये था दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत क्या है? निरंतरता। अब इस निरंतरता सिद्धांत को पढ़ने से पहले, समझने से पहले, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये क्या बने हुए हैं, तो आप कहोगे सर कि ये क्या है? ये लाइनें हैं दो, एक लाइन इधर चली गई और एक लाइन इधर के चली गई। और इसी प्रकार मैं इसको कहूँ कि ये देखिए और उसके बाद ये देखिए कि ये जो ऊपर था ये कैसे टूटा है नीचे। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि ऐसे टूटा है कि ये छड़ी है ऊपर और ये एक नीचे और पड़ी हुई है छड़ी जो है इस प्रकार से जो मुड़ी हुई है। तो 2 छड़ियाँ आप ये कहोगे, लेकिन कोई ऐसा कोई भी नहीं कहेगा कि ये ऐसी है, ऐसी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि हमने पहले संपूर्ण को देखा, ऐसी कैसे होगी? अगर हमने इसको इसके साथ जोड़कर देखें तो ये देखिए, अगर मान लो इस हिस्से को अपने यहाँ से यहाँ तक ऊपर आधा काट दें तो ये ऊपर रह गया, और ये वाला जो नीचे है यहाँ से यहाँ तक काट के और ये नीचे रह गया। तो हो सकता है ना ऐसा? लेकिन हमने पहली बार में देखा तो हमने क्या सोचा था कि ये आकृति ऐसे टूट सकती है। इसको हमने देखा था, जहाँ मेरा ये माउस का एरो है वहाँ आप कहोगे कि हाँ इसको हमने देखा था। और ऐसे ही मैं ये बता रहा था कि आप कहोगे 2 लाइनें हैं, 2 क्यों हैं? अगर मान लो मैं यहाँ ए लिख दूँ, यहाँ क्या लिख दूँ मैं? ए लिख दूँ, और मान लो यहाँ से ये अलग हो रही है, यहाँ मैं क्या लिख दूँ? बी लिख दूँ, यहाँ मैं क्या लिख दूँ? सी लिख दूँ, और यहाँ मैं क्या लिख दूँ? डी लिख दूँ।
अब देखिए कितनी लाइनें बन जाएंगी, ए से बी एक लाइन हो जाएगी, ठीक है, फिर बी से सी दूसरी लाइन हो जाएगी, और इधर सी से डी तीसरी लाइन हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। लेकिन आपने सबसे पहले देखा तो आपने इसको या तो वाई समझोगे या ये कहोगे कि सर ये दो लाइनें थी। जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो आकृति बनी हुई है, अगर मैं कहूँ कि इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, तो आप इसको कहोगे, ऐसा नहीं कहोगे। जैसा कि लिखा है ना वी सी दिस, हम ये देखेंगे, ये वाला ये नहीं देखेंगे, हम इसको ऐसे टूटता हुआ नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार से जो चीज़ है हमारे समझ में आ रही है कि जो निरंतरता, गेस्टाल्टवाद का तीसरा सिद्धांत था कि मानव नेत्र जो होता है वो एक डिजाइन के रास्ते यानी पथ, रेखाएं यानी लाइंस और वक्रों यानी कर्व्स का अनुसरण करती हैं। यानी कि हमारी जो आंखें होती हैं मानव के जो नेत्र होते हैं वो एक ही डिज़ाइन के जो रास्ते हैं या एक ही डिज़ाइन जब उनके सामने आता है तो वो उनका अनुसरण करती हैं, और रेखाएं उनका अनुसरण करती हैं। रेखाएं जो होती हैं एक प्रकार की, हम उसी का अनुसरण करते हैं, बीच में उनके क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये नहीं हम देखते। और वक्र यानी वक्र अगर बने हुए हों, जैसे ये वाले वक्र बने हुए हैं, का अनुसरण करती हैं, और अलग अलग करके देखने के स्थान पर निरंतर प्रवाह के रूप में ही देखती हैं। तो वो ऐसे देखती हैं कि निरंतर प्रवाह में है, लगातार है, वो अलग अलग नहीं देखती हैं। अब इसमें आप देखिए, अगर आप इसको देखोगे तो ये बीच में है बिल्कुल, ठीक है, और इसमें भी हमें यही लग रहा है बीच में, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये इसके पीछे हटा हुआ है, अलग से है, लेकिन हमें तो यही लग रहा है ना ये इसके बीच में डले हुए, ये डला हुआ है, ये बीच में ही डला हुआ है, और ये ऊपर से डल रहा है अभी बीच में। तो अगर अपने ये देखेंगे तो इन वक्र को भी, अपने कर्व्स जो है उनको भी अपने ऐसे देख रहे हैं, तो कोई ऐसे नहीं कहेगा कि ये अलग अलग है। तो क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि गेस्टाल्टवाद ये मानता है, उनका ये सिद्धांत है कि मानव के जो नेत्र हैं वो निरंतरता को देखते हैं, टुकड़ों में नहीं देखते हैं, अंशों में नहीं देखते हैं। तो ये गेस्टाल्टवाद का एक नया जो है था सिद्धांत था। अब अपने इसको समझना है उसी शब्द में, तो शब्द में समझने के लिए वापस चलते हैं अपने। अब देखिए ये थर्ड नंबर पर एस बना हुआ है, गेस्टाल्ट में क्या बना हुआ है, एस, और ये बना हुआ है। अगर अपने फर्स्ट साइड में देखते हैं तो आप इसको क्या समझोगे कि ये एस इसी प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। और अगर आप इसको देखोगे ये बीच में है, ये खड़ी पाई है, तो आपको यही लग रहा है कि ये खड़ी पाई है, यहाँ से इसके पीछे है, फिर ये ऊपर से यहाँ से ऊपर होगी इसके, फिर यहाँ से पीछे होगी, ऐसे लग रहा है। कोई ये तो नहीं कहेगा कि ये टूटी हुई है, ये हिस्सा अलग है, ये हिस्सा इतना अलग है, ये हिस्सा अलग है। अब आप एस को देखिए, यहाँ से चलते आ रहे हो, यहाँ एस है क्या, यहाँ स्पेस है, लेकिन हमें स्पेस अनुभव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मानव की आंखें किसको देखती है, निरंतरता को देखती हैं। यहाँ निरंतर हम एस को यहाँ छोड़ रहे हैं कि यहाँ ये नहीं हमें फील हो रहा, महसूस नहीं हो रहा कि यहाँ खाली है एस, लेकिन यहाँ तो खाली है, ठीक है। तो क्यों हमें महसूस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत दिया उन्होंने निरंतरता का, तो वो सिद्धांत यहाँ पर लागू हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं ना इसके अंदर क्या है, ये निरंतरता पाई जा रही, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसमें भी ऐसा ही है कि यहाँ देखो, यहाँ छड़ी है ही नहीं, दिख नहीं रही है, फिर भी हम निरंतरता के कारण उसको देख रहे हैं। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट सिद्धांत है अपने उसको देखते हैं, कौन सा सिद्धांत आएगा, एक मिनट। तो ये अपना चल रहा था, इसके बाद निरंतरता के बाद देखते हैं समानता। तो इस सिद्धांत को समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये इस पिक्चर को देखिए आपने देखा होगा, सब्जी के लिए अपने बाज़ार जाते हैं, अब तो चलो लॉकडाउन चल रहा है नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा, कभी बाज़ार गए होंगे तो सब्जी की दुकानों पर आपने देखा होगा कि वो एक ही प्रकार की जो फल हैं या सब्जी हैं वो अलग रख लेता है। यहाँ तक कर लेता है कि इवन की जो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं उनको अलग रख लेगा, या ज़्यादा पके होंगे उनको अलग रख लेगा, और जो छोटे साइज़ के उनको अलग रख लेगा। जैसे इसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ जो अलग अलग फ्रूट्स रखे हुए हैं ना, ये देखिए अनानास रखा हुआ है, अलग अलग एक ही जगह रखा हुआ है, ये जैसे फ्रूट्स रखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार से दिख रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, इधर भी आप थोड़ा पहले समझिए, फिर अपने देखते हैं ऐसा क्यों होता है। ये एक जैसे न्यूज़पेपर की कटिंग है, अगर अपने देखते हैं तो इस न्यूज़पेपर में आपको क्या लग रहा है, इस न्यूज़पेपर में देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो वर्ड ऊपर लिखे हुए हैं ये एक ही कार के लिखे हुए हैं, संडे टाइम्स जैसे इसका नाम है। उसके बाद ये देखिए जो आपको शायद नहीं दिख रहे होंगे, ये इसके ऊपर लिखा है द वर्ल्ड एट आवर फीट, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना द वर्ल्ड एट आवर फीट, इसके ऊपर जो लिखा है वो अलग फॉन्ट में लिखा हुआ है और ये अलग फॉन्ट में लिखा हुआ है। अब पिक्चर को देखिए, यहाँ जर्सी ब्लू पहनी हुई है, यहाँ जर्सी ब्लू पहनी हुई है, ये जर्सी ब्लू है, ये जो वर्ड बीच में लिखे हैं ये अलग प्रकार से हैं। इन सब को अगर अपने देखें तो ये क्यों है ऐसा, तो ये भी गेस्टाल्टवाद क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि समानता।
समानता भी एक गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत उन्होंने बताया, सिमिलरिटी, कि जिन वस्तुओं में आपस में समानता होती है, देखिए जिन वस्तुओं में आपस में समानता होती है तथा विशेषता, यानी किस कारण, कौन सी विशेषता, उनके रंग की विशेषता, बनावट की विशेषता, आकार की विशेषता, तो ये विशेषता को लेकर चलेंगे। तो किस में समानता देखी जाती है, रंग में, बनावट में, आकार में। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, रंग की विशेषता है, आकार की विशेषता है, बनावट की विशेषता है। यहाँ फ़ॉन्ट के जो वर्ड्स हैं, जो वर्ड लिखे हैं उनके फ़ॉन्ट्स हैं, उनकी आप विशेषता देख रहे हो। तो जिन वस्तुओं में आपस में समानता होती है तथा विशेषता रंग, बनावट, आकार में एक दूसरे के समान होते हैं, वे एक समूह के रूप में दिखाई देते हैं। वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, समूह के रूप में दिखाई देते हैं, चाहे वो अलग अलग ही क्यों ना हो, लेकिन उनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण ये मानव की जो संज्ञान कह लो, उनका संज्ञान है कि वो समानता देखता है। किसके आधार पर, रंग के आधार पर, बनावट के आधार पर, आकार के आधार पर। अब इसमें छोड़ो, आप इन पिक्चर में तो आपने समझ ही लिया, अब इसमें देखो समानता, हम समानता को समझ रहे हैं कि गेस्टाल्टवाद का एक सिद्धांत है। अब समानता किसकी, रंग की, तो ये भी देखिए रेड कलर में है, ये भी रेड कलर में। समानता को कौन कौन बताता है, रंग बताता है समानता को, कौन बताती है, बनावट बताती है समानता को, कौन बताता है, आकार बताता है समानता को। कि दो वस्तुएं हैं सेम आकार की हैं तो हम कहेंगे समान है, दो वस्तुएं हैं उनका रंग समान है तो हम कहेंगे समान है, दो वस्तुएं उनकी बनावट समान है तो हम क्या कहेंगे कि समान है। तो ये सब चीज़ें जो गेस्टाल्टवादियों ने बताई कि जो मानव के जो नेत्र होते हैं वो वस्तुओं में समानता के आधार पर भी वस्तुओं को प्रत्यक्षीकरण करते हैं। अब इस चीज़ को अपने समझते हैं गेस्टाल्ट शब्द में, कि गेस्टाल्ट शब्द था उसमें ये चीज़ अपने को कहाँ देखने को मिलती है। तो गेस्टाल्ट शब्द पर चलते हैं अपने, एक मिनट। उसके अंदर जो ये समानता कहाँ देखने को मिलती है, देखिए ये क्या है, ये है टी, और ये क्या है, ये भी क्या है, टी है। तो इसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिल रही है, समानता देखने को मिल रही है ना। भी ये एक जैसे थे, दोनों ही टी थे, तो दोनों क्या हैं, समान हैं। और अगर आप इन पर सीधी दृष्टि डालो तो दोनों आपको क्या नजर आएंगे, ये समान नजर आएंगे। तो ये गेस्टाल्टवाद का क्या था, ये उनका एक और सिद्धांत था जो हमें इस चीज़ को बताता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सिद्धांत पर गेस्टाल्टवाद के। गेस्टाल्टवाद का अगला सिद्धांत है संरचनात्मकता, यानी फिगर ग्राउंड। फिगर ग्राउंड सिद्धांत के अंदर देखिए, सबसे पहले पिक्चर देखते हैं अपने। अब इस पिक्चर के अंदर अगर अपने कहें कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आप ये कहोगे कि इसके अंदर हमें जो बैकग्राउंड में चीज़ है वो ना दिखकर ये पक्षी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, पीछे आसमान है नीले रंग का, लेकिन आपको पक्षी, उसकी फिगर दिखाई दे रही है। इनकी जो बैकग्राउंड है, फिगर या ग्राउंड जो लिखा संरचनात्मक में, दोनों चीज़ें, लेकिन आपको यहाँ पर पहली साइड में ये चीज़ दिखेगी, दूसरी साइड में ये। इसी प्रकार ये दीवार है, पीछे बहुत बड़ी दीवार है, ठीक है। पहली साइड में अपने भी घरों में देखते हैं ना, दीवार है तो सबसे पहले तो हमें क्या दिखाई देती है, दीवार दिखाई देती है। उसके बाद उस दीवार पर कुछ है तो वो दिखाई देता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि आप पतंग उड़ाते हैं जैसे बच्चे, या आपने भी कभी उड़ाया होगा, तो आपने देखा होगा कि जब आप पतंग उड़ाते हो क्या पीछे आसमान दिखाई देता है? नहीं, क्योंकि उस समय हमारा ध्यान किस पर होता है, हमारा ध्यान होता है संरचना जो हमारे सामने है उस पर, उस फिगर पर हमारा क्या होता है, ध्यान होता है। क्योंकि हमारा संबंध किसके साथ बन चुका है, उस पतंग के साथ बन चुका है। ऐसे ही जैसे हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो जो हमारी आंखें प्रत्यक्षीकरण करती हैं उस संरचना से हमारी आंखों का क्या हो जाता है, संबंध हो जाता है। और यही ये सिद्धांत बता रहा है कि वस्तु और उनके आसपास के स्थान के बीच अर्थपूर्ण संबंध बनाने की हमारी क्षमता होती है। यानी कोई भी वस्तु है, जैसे पतंग वाला मैंने आपको उदाहरण दिया, आप देखते हो पतंग उड़ाते हो तो उस समय पतंग पर ही हमारा जो है जो ध्यान चला जाता है, उसी से ही हमारा संबंध बन जाता है। उससे पीछे बहुत बड़ा आसमान है, वो हमें नज़र नहीं आता है। जब उस पतंग को हम पतंग से संबंध 2 मिनट